गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे समुत्पाद वक्र की। जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उत्पादन फलन क्या होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन कौन सा होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन कौन सा होता है, इसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद अपन ने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी पढ़ लिया था। और उसी क्रम में जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, उत्पादक की बात करते हैं, तो अपने सामने एक नई धारणा सामने आती है, वो है समुत्पत्ति वक्र, आइसोक्वांट कर्व। जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उदासीनता वक्र जो अपन ने कंज्यूमर के लिए पढ़ा था, उपभोक्ता के लिए पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि दो वस्तुओं के ऐसे संयोग, यहाँ हमने एक्स एक्स पे एक्स वस्तु को दर्शाया था, वाई एक्स पे वाई वस्तु को दर्शाया था। दो वस्तुओं के ऐसे संयोग जहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि की मात्रा क्या थी, हर बिंदु पे समान थी, उसे हमने उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र कहा था। उसी प्रकार जब हम उत्पादक की बात करते हैं, तो उत्पादक की बात करेंगे तो हम वस्तुओं की बात ना करके किसकी बात करेंगे, उत्पादन के साधनों की बात करेंगे। और उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी, ये जनरली उत्पादन के अर्थशास्त्र में चार साधन माने जाते हैं। एक तकनीकी भी एक प्रकार का साधन है, बट जनरली इन चार साधनों को अपन लेके चलते हैं। ठीक है। अब उत्पादन के साधन, मान लो वहाँ जब उदासीनता वक्र पढ़ा था तो यहाँ अक्स वस्तु ली थी, उसके स्थान पे अपन एक साधन ले लेंगे, कोई भी साधन, जैसे श्रम ले लिया मैंने, लेबर ले ली यहाँ एल, और वाई एक्स पे अपन पूंजी ले लेंगे, पूंजी ले लेंगे कैपिटल। तो ये क्या हो गया, जिस प्रकार उदासीनता वक्र में हुआ था दो वस्तुओं के ऐसे संयोग, तो यहाँ हो गया दो साधनों के ऐसे संयोग। ठीक है, जहाँ जो संतुष्टि के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा, उत्पादन आ जाएगा। तो उदासीनता वक्र में था दो वस्तुओं के ऐसे संयोग जहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और जब हम समुत्पत्ति की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, दो साधनों के ऐसे संयोग जहाँ श्रम और पूंजी के ऐसे संयोग जहाँ उत्पादक को हमेशा क्या मिलता है, समान उत्पादन प्राप्त होता है। कहने का मतलब समुत्पत्ति वक्र जो है वो श्रम और पूंजी के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहाँ समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो, समुत्पत्ति वक्र दो उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे समान उत्पादन प्राप्त होता है। अर्थात समुत्पत्ति वक्र श्रम और पूंजी के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे समान उत्पादन प्राप्त होता है। समुत्पत्ति वक्र पर प्रदर्शित साधनों के संयोग के समान मात्रा में उत्पादन संभव होने के कारण उत्पादक उनमें उदासीन होता है। उन साधनों के प्रति उत्पादन क्या होता है, उदासीन होता है। अर्थात उन संयोगों के मध्य कोई अनधिमान नहीं होता, कोई विशेष रुचि नहीं होती है। इसलिए समुत्पत्ति वक्र को उत्पादन अनधिमान वक्र भी कहा जाता है। जिस प्रकार उदासीनता वक्र को अनधिमान वक्र कहते हैं ना, उसी प्रकार समुत्पत्ति वक्र को उत्पादन अनधिमान वक्र भी कहते हैं। ठीक है। अब अपन जैसे उदासीनता वक्र बनाया था, इंडिफरेंस कर्व की अपन ने बात की थी, तो अपन ने क्या वहाँ देखा था, पहले अपन ने एक शेड्यूल बनाई थी, एक अनुसूची बनाई थी, एक तालिका बनाई थी। तो यहाँ भी मैं एक तालिका को लिखते चलता हूँ। मान लो ये चार संयोग है अपने पास, ए बी सी डी। ठीक है। प्रारंभ में जो है वो श्रम की पहली जो वस्तु की हम किसी मान लो कोई उत्पादन कर रहे हैं, ये संयोगों पे बराबर उत्पादन होना है, मान लो क्यू के बराबर। क्यू हम कितना भी ले सकते हैं, 5 क्विंटल 10 क्विंटल, जो अपनी इच्छा हो। मैं यहाँ क्यू लेके चल रहा हूँ, उत्पादन की मात्रा। ठीक है। अब पहले संयोग में अपने क्या किया, एक श्रमिक और 12 पूंजी का उपयोग करके अपन ने क्यू के बराबर उत्पादन कर लिया। अब जैसे ही एक अतिरिक्त श्रम की कई मात्रा बढ़ाएंगे, वैसे ही अपने को पूंजी की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। ये त्याग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ देखो, अगर मैं त्याग नहीं करता तो दूसरा संयोग मेरा क्या होता है, दो श्रम और 12 पूंजी, अर्थात श्रमिकों की संख्या बढ़ गई तो यहाँ उत्पादन बढ़ सकता था। और समुत्पत्ति वक्र में हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि उत्पादन की मात्रा क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। तो जैसे ही श्रमिक की एक मात्रा बढ़ाऊंगा, उसी वैसे ही पूंजी की कुछ इकाइयों का हमें त्याग करना पड़ेगा ताकि उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे, क्यों रहे। ठीक है। उसी प्रकार जब सी संयोग की बात करेंगे तो श्रमिकों की मात्रा में एक और वृद्धि करी तो पूंजी की फिर से एक मात्रा की
फिर से 3 इकाइयों को क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। तो यहाँ ध्यान से देखना, पहले अपन ने 4 इकाइयों का त्याग किया था, फिर अपन ने 3 इकाइयों का त्याग किया है। फिर जैसे ही श्रम की एक मात्रा की और वृद्धि करी 3 से बढ़ा के 4, तो यहाँ अपन ने 2 पूंजियों की यहाँ त्याग किया है। ये त्याग क्यों करते हैं, ताकि उत्पादन की मात्रा जो है वो क्या रहे, स्थिर रहे। तो इसकी अपन डायग्राम की पर चर्चा करते हैं। ये इसका डायग्राम है। एक्स अक्ष पे मैंने श्रम को दर्शाया है, वाई अक्ष पे मैंने पूंजी को दर्शाया है, ठीक है। अब देखना, पहला जो संयोग था, ये मान लो पहला संयोग यहाँ था, यहाँ अलग से बना रहा हूँ। पहले श्रमिक की मात्रा 1 थी और पूंजी की मात्रा 12 के बराबर, यहाँ 12 के बराबर, ठीक है। पहला संयोग अपने को ये प्राप्त हुआ, यहाँ ए संयोग। जैसे ही श्रम की मात्रा बढ़ के 2 हो गई, पूंजी की मात्रा घट के मान लो 8 हो गई, ये हो गया अपना दूसरा संयोग। श्रम की मात्रा बढ़कर 3 हो गई, तो पूंजी की मात्रा घटकर 5 के बराबर हो गई, ठीक है। इन सभी संयोगों को अगर मिलाने वाला बिंदु पथ ही क्या कहलाता है, समुत्पत्ति कर्व कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहला संयोग अपने को ए प्राप्त हुआ, फिर बी, सी और डी, ये चारों संयोग हमने को यहाँ प्राप्त हो गए हैं। और ये जो क्यू है वो किसको दर्शा रहा है, उत्पादन की मात्रा को। और जब उदासीनता कर्व पढ़ा था अपन ने, तो यहाँ हमने क्या कहा था, इन सभी बिंदुओं पे संतुष्टि क्या रहती है, स्थिर रहती है, ठीक है। लेकिन संतुष्टि का अपन यहाँ माप नहीं कर पाते थे, यहाँ उत्पादन का अपन क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लो सब सर्वप्रथम OL1 श्रमिक है, ठीक है, और OK1 पूंजी है यहाँ तक, और ये हमें 20 संयोग प्राप्त हो रहा है। उत्पादन अपना हो रहा है Q के बराबर। जैसे ही श्रमिकों की मात्रा बढ़ के L1 से L2 होती है, ठीक है, वैसे ही पूंजी की मात्रा को अपने को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो वो घट के कितनी हो जाएगी, K1 से K2 हो जाएगी। अर्थात ये डेल्टा Q क्या हुई है, पूंजी में कमी, और ये डेल्टा L ये क्या हुई है, श्रम में वृद्धि। तो एक साधन में वृद्धि और दूसरी साधन में कमी, ताकि उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे, ठीक है। तो क्षैतिज अक्ष पर श्रम की मात्रा और लंबवत अक्ष पर पूंजी की मात्राओं को दर्शाया गया है। ए, बी, सी और डी पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का उपयोग करने पर कोई भी फर्म या उत्पादक एक समान मात्रा क्यू का उत्पादन करते हैं। इन बिंदुओं को मिलाकर एक नया वक्र बनता है, जिसे समुत्पत्ति वक्र कहा जाता है। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे इसके ढाल की, इसका स्लोप क्या होगा। तो अपने को जनरली पता है कि स्लोप जो होता है, ढाल जो होता है वो क्या, टेन थीटा होती है ना। और टेन थीटा का मैंने बताया था फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है। जब अपन 10th की क्लास में पढ़ते थे, लाल बटा के ए, ये साइन थीटा था, ये कोस थीटा था, और ये जो लंब बटा आधार है ये कौन सा है, ये है टेन थीटा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लंब की कौन सी की बात कर रहे हैं और आधार की कौन सी की बात कर रहे हैं। तो एक जनरल सी बात है, यहाँ एक आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये तो यहाँ आधार तो हो गया, या मान लो ई बिंदु लेता हूँ, यहाँ आधार तो हो गया EC और लंब हो गया BE, ठीक है, BE/EC, ठीक। अब देखना BE किसके बराबर होगा, तो ये जो BE है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा डेल्टा के, क्योंकि K1 से घटकर पूंजी कितनी हुई है, K2, परिवर्तन कितना का, डेल्टा के। तो ये जो BE की मात्रा है ये किसके बराबर है, डेल्टा के, ठीक है। और ये जो EC की मात्रा है ये किसके बराबर है, L के, जो श्रम में जो परिवर्तन हुआ है, डेल्टा L, ठीक है। तो इसका ढाल कितना हो गया, -डेल्टा K/डेल्टा L। और ये माइनस का निशान क्यों आया है, ऋणात्मक निशान इसलिए आया है क्योंकि हम एक साधन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं और दूसरे साधन की मात्रा को घटा रहे हैं, ठीक है। क्षैतिज अक्ष पर श्रम की मात्रा ये अपन ने देख लिया है। समुत्पत्ति वक्र का स्लोप या ढाल, तो ये कितना होता है, -K/-डेल L। कहने का मतलब पूंजी में जितना परिवर्तन हो रहा है अपॉन श्रम में परिवर्तन। ये कैसे निकालते हैं, जब मान लो उपभोक्ता या उत्पादक B से C बिंदु पर विचरण करता है। अगर देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा B से C पे, तो क्या होगा, डेल्टा L श्रम में अधिक वृद्धि करेगा, उसके कारण श्रम की सीमांत उत्पादकता से मल्टीप्लाई करने पे अर्थात इतना उत्पादन बढ़ा है, प्लस डेल्टा K और MP के इतना उत्पादन क्या हुआ है, कम हुआ है।
तो ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एल एम पी एल प्लस डेल्टा के एम पी के। ठीक है, एल मात्रा बढ़ाने के कारण ये क्या हुआ है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, इतनी कमी हुई है। मान लो कोई भी उत्पादन है उसमें 5 क्विंटल की वृद्धि होती है और 5 की ही कमी होती है, तो उत्पादन तो स्थिर ही रहता है ना। मान लो अपने पास 100 kg अनाज पैदा होता था शुरुआत में, जैसे ही अपने साधनों में परिवर्तन किया, श्रम की मात्रा बढ़ाई, तो 5 बढ़ गए उत्पादन की मात्रा, तो टोटल कितनी हो गई 105। लेकिन श्रम की मात्रा बढ़ाने पे अपने को पूंजी कम करनी पड़ी और उसके कारण 5 की उत्पादन की कमी हो गई, तो वापस पुनः उत्पादन कितना हुआ है 100। ठीक है, तो इन दोनों को का योग हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ अगर इसको इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो अपने कहने का मतलब क्या है, के अपॉन जो डेल्टा एल है वो किसके बराबर होगा, माइनस एम पी एल अपॉन एम पी के। यहाँ एम पी एल और एम पी के किसको दर्शाते हैं, एम पी एल दर्शा रहा है श्रम की सीमांत उत्पादन, अर्थात श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पे कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है, और एम पी के यहाँ दर्शा रहा है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। कहने का मतलब पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो समुत्पत्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक इसलिए होता है, मैंने बता दिया कि हम एक साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं और दूसरे साधन की मात्रा को कम करते हैं। अब अगली बात है समुत्पत्ति या समुत्पाद मानचित्र। तो जैसा कि इन डिफरेंस मैप अपने पढ़ा था कि बहुत सारे उदासीनता वक्रों के समूह को अपन क्या कहते थे, उदासीनता मानचित्र कहते थे, जिसमें 2 3 4 5 कोई भी इस सब वक्र को जोड़ के। तो जिस प्रकार के उदासीनता मानचित्र पर कई उदासीनता वक्र एक साथ दिखाई दिए जाते हैं, उसी प्रकार समुत्पत्ति मानचित्र पर एक उत्पादक के लिए कई समुत्पत्ति वक्र एक साथ दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ फर्क कितना है। जब अपन ने उदासीनता मानचित्र पढ़ा था, तो मान लो ये अपना उदासीनता मानचित्र है, यहाँ अक्ष वस्तु को दर्शाया है, यहाँ वाई वस्तु को। ठीक है, और ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको अलग से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है समुत्पत्ति मानचित्र। तो यहाँ IC1, इस पे IC2, यहाँ IC3, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे संतुष्टि में वृद्धि हो रही थी, लेकिन कितनी वृद्धि हो रही थी ये हमने इसका आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि संतुष्टि जो है वो उसकी गणना नहीं कर सकती क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ मान लो पहला संयोग अपना Q1 उत्पादन है, दूसरा Q2 उत्पादन है, तीसरा Q3 है, फिर Q4 है। तो ये जो विभिन्न संयोग प्राप्त हो रहे हैं, विभिन्न उत्पादन की मात्राएं प्राप्त हुई है, उनमें अपन अंतर ज्ञात कर सकते हैं। मान लो Q1 तो है अपना 500, कोई भी उत्पादन है 500 kg फॉर एग्जांपल। Q2 अपना बढ़ के हो गया 600 kg, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 100 kg का अंतर हो गया। तो ये धारणा, केवल अंतर वाली धारणा अपन समुत्पत्ति वक्र में ही दिखा सकते हैं, उदासीनता वक्र में नहीं। अब आइसोक्रोमैटिक कर्व की विशेषताएं क्या क्या है, समुत्पत्ति वक्र की क्या कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो जनरली वही विशेषताएं पाई जाती है जो उदासीनता वक्र में अपन ने पढ़ा था। पहला है समुत्पत्ति वक्र दाईं ओर नीचे की ओर झुका होता है। क्यों, क्योंकि श्रम की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाई जाती है, उत्पादन स्थिर रखने के लिए पूंजी की मात्रा को अपने को घटाना पड़ेगा। दूसरा है कोई भी समुत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, ना ही वो स्पर्श करते हैं। तीसरा है समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होते हैं, उन्नतोदर होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। और कॉन्वेक्स क्यों होते हैं, इसका भी यही कारण है कि एक की मात्रा बढ़ाएंगे एक साधन की और दूसरे की मात्रा कम करेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है तकनीकी प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर, ये नियम लागू होता है। जैसा हमने वहाँ पढ़ा था उदासीनता वक्र में IMRS, प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो घटती हुई प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ MRS के स्थान पे क्या होता है, MRTS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, प्रतिस्थापन की तकनीकी प्रतिस्थापन की दर। और ये जो तकनीकी प्रतिस्थापन की दर है वो हमेशा क्या होती है, घटती हुई होती है। इसी कारण समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति कॉनकेव होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन।
तो जिस प्रकार उदासीनता वक्र में अपन ने एमआरएस के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हम जब समुत्पत्ति वक्र का अध्ययन करते हैं तो अपने सामने आता है एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो समुत्पत्ति वक्र के ढाल के ऋणात्मक को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, अर्थात उसका ढाल ऋणात्मक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एमआरटीएस कहते हैं। यह वह दर होती है जिस पर उत्पादक एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को प्रतिस्थापित करने के लिए तत्पर रहता है। कहने का मतलब कि अगर श्रम की मात्रा में वृद्धि करेगा डेल्टा एल, तो पूंजी की मात्रा में उतनी ही कमी करनी पड़ेगी ताकि उत्पादन की मात्रा क्या रहे, स्थिर रहे। ठीक है, जब समोत्पत्ति वक्र पर बाएं से दाएं विचरण करें तो यह पूंजी की उस मात्रा को दर्शाता है। अब देखना, हमने समुत्पत्ति वक्र अपना ये है, एक्स अक्ष पे श्रम को दर्शाया है, वाई अक्ष पे पूंजी को दर्शाया है। दाएं से बाएं गति करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, श्रम की मात्रा में वृद्धि करें, L1 से बढ़ के L2 हो गई। ठीक है, डेल्टा एल परिवर्तन हुआ है। और पूंजी की मात्रा में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, वो कितना है, डेल्टा के। तो अपना एमआरटीएस एल के क्या होगा कि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर पूंजी की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा ताकि उत्पादन की मात्रा क्या रहे, स्थिर रहे। ठीक है, तो एमआरटीएस एल के पूंजी की उस मात्रा को दर्शाती है जिससे उद्यमी श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए त्यागने को तत्पर रहता है। क्यों, क्योंकि देखना डेल्टा एल जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमने श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया है। मान लो प्रारंभ में श्रमिक अपने पास 2 थे, फिर बढ़ा के अपन ने 3 कर दिए, परिवर्तन कितने का हुआ है, 3 माइनस 2 कितने का, केवल 1 का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो हमेशा डेल्टा एल है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए ये वाली डेल्टा एल 1 के बराबर मानेंगे तो एम आर टी एस एल के किसके बराबर होगा, डेल्टा के। अर्थात पूंजी की उस मात्रा को दर्शाता है जिससे कोई भी उत्पादक श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए त्यागने को तैयार रहता है ताकि उत्पादन की मात्रा क्या रहे, स्थिर रहे। तो ये फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, एम आर टी एस एल के बराबर माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, जो हमेशा बराबर होता है श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादन की। अगला है, जब हम समुत्पत्ति वक्र पर दाएं से बाएं विचरण करें, अगर ऐसे विचरण करेंगे ऊपर की तरफ तो क्या हुआ है, पूंजी की मात्रा को तो अपन ने बढ़ाया है और श्रम की मात्रा को कम किया है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा एम आर टी एस के एल। कहने का मतलब श्रम की वह मात्रा जिसको पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्यागा गया है। ठीक है, तो यहाँ अतिरिक्त इकाई हम किसकी बार प्राप्त कर रहे हैं, पूंजी की। तो एम आर टी एस एल के किसके बराबर होगा, श्रम की वह मात्रा जो पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हम त्याग रहे हैं ताकि अपना उत्पादन की मात्रा क्या रहे, स्थिर रहे। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, एम पी के अपॉन एम पी एल, और यहाँ जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा के। अब तकनीकी प्रतिस्थापन की जो दर है वो हमें इस सीमांत दर वो हमेशा घटती है, इसीलिए समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, न तो उन्नतोदर होते हैं। थैंक यू।